हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफरिज्म नंबर 6 के बारे में। अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर काफ़ी सिंपल है, वर्ड भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक मैंगो पर्सन को भी ये टर्म समझना, क्योंकि इसको समझने से क्या होता है कि वे ऑफ ट्रीटमेंट समझ में आ जाता है कि होम्योपैथी डॉक्टर किस वे पे वर्क करते हैं और क्योर करने का उनका क्या प्रोसेस है। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो काफ़ी छोटी रहेगी बट इस टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ इसके फुटनोट में भी कुछ पॉइंट है, उसको भी मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा कोई लंबा एक एफरिज्म नहीं है। इसके फुटनोट भी काफ़ी छोटे हैं और काफ़ी इसको ईजी वे में समझा जा सकता है। तो देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगा एक स्टोरी से। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं राजा लोग की कहानी, और आज की भी ये जो कहानी है वो राजा से रिलेटेड ही है। एक राज्य के राजा के मन में एक काफ़ी ज़्यादा वो प्रेजुडिस्ड हो गए थे कि उनकी जितनी लोग हैं, यानी कि उनके राज्य के जितने लोग हैं सब ईमानदार हैं, जो कि काफ़ी एक गलत उनके अंदर भ्रांतियाँ बैठ गई थी कि सब ईमानदार हैं। अब मंत्री इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि इस चीज़ को कैसे उनके दिमाग से निकाला जाए, क्योंकि वास्तव में ऐसा था नहीं। तो मंत्री ने उपाय लगाया। मंत्री ने राजा को बोला कि गांव के बीच में कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, उस ज़मीन पे एक पॉन्ड बनाते हैं, एक तालाब बनाते हैं, एक गड्ढे खुनवाते हैं, ताकि उसका जो पानी है वो खेत की सिंचाई में भी काम आ जाएगा और बाकी अन्य वर्क में भी, पशु को धोने वगैरह में भी गांव के लोगों को काम में आ जाएगा। राजा मान गए, क्या दिक्कत है, खुदवा दीजिएगा गड्ढा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। गड्ढा खुदाई का काम स्टार्ट हुआ, वो पॉन्ड बन गया। तो हमारे यहाँ जो संस्कृति है कि कोई भी काम अगर स्टार्ट होता है तो उसकी पहले पूजा होती है, यानी कि गड्ढा खुन गया, अब गड्ढे का जो काम उससे स्टार्ट होगा उससे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तो राजा मान गए कि ठीक है, पूजा भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक शर्त रखा गया कि जितने गांव के जितने लोग हैं उनको एक सूचना दी जाए कि पूजा से एक रात पहले, यानी कि अगर आज पूजा है तो एक दिन पहले रात में सब गांव वाले जितने लोग हैं वहाँ पे सब एक एक लोटा उसमें दूध डालेंगे। अब ये चीज़ भी राजा कहे, इसमें ही मान गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिया जाए दूध। तो गांव में अनाउंस करा दिया गया। पहले तो डुगडुगी आती थी, लोग ड्रम बजा के अनाउंस करते थे, होशियार ऐसे सुन लो ये सूचना है। तो ऐसे करके एक हफ्ते तक इसको सूचना सब लोगों को फैलाया गया। एक हफ्ते बाद वो दिन आया, रात का, और टाइम जो फिक्स किया गया था रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक। इस बीच में आपको वहाँ पे एक लोटा दूध डाल देना है। एक दिन पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ। सब गांव वाले एक एक अपना लोटा लेके गए, अपना गड्ढे में जो उनको डालना था उन्होंने डाल दिया। सुबह हुई, जिस दिन पूजा थी, राजा तैयार हुए और मंत्री के साथ वहाँ पे गड्ढे के पास गए, क्योंकि पूजा वगैरह करनी थी। गड्ढे में जब उन्होंने झांका तो देखा वहाँ तो केवल पानी ही था। राजा अचंभित, क्योंकि सूचना तो फैलाई गई थी कि दूध डालने की, बट यहाँ तो केवल पानी दिख रहा है। तब मंत्री ने राजा को समझाया कि देखिए हुआ क्या कि हमने तो अनाउंस कर दिया कि सबको दूध डालने हैं, पर हर एक जो इंडिविजुअल था, हर एक जो लोग थे, हर एक जो सब्जेक्ट था, उन्होंने सोचा क्या कि सब तो दूध डालेंगे ही, मैं एक लोटा पानी डाल दूँगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, मिक्स होके तो वो दूध ही बना रहेगा। ऐसा सोच के, और रात थी 12 से 4 बजे की, किसी को दिखाई नहीं दिया, तो सब ने उसमें पानी डाल दिया। राजा अचंभित हुए, उनके दिमाग से जो डेल्यूजन था, एक भ्रांतियाँ थी कि हमारे राज्य के सभी जो जनगण हैं, जो भी लोग हैं वो ईमानदार है, ये चीज़ें उनके मन से वहाँ पे दूर हुई। यानी कि राजा एक प्रेजुडिस हो गए थे। राजा के अंदर एक चीज़ बैठ गई थी कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। कुछ ऐसा ही रिलेटेड है हमारा ये एफरिज्म नंबर 6। पहले से हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये देंगे तो ऐसा ही होगा, ये मेडिसिन देंगे तो ये चमत्कार हो जाएगा। तो भले ही आपका दूरदृष्टि, आपका थॉट प्रोसेस कितना भी स्ट्रांग हो, भले आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया हो, लेकिन ये चीज़ें अक्सर फेल हो जाया करती हैं। तो देर न करते हुए पहले हम एफरिज्म के कुछ पॉइंट को देखते हैं। काफ़ी एक छोटा है और इसके कुछ ही पॉइंट
जिसको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला ही लाइन है अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर, यानी कि जो पहले से हम मान के नहीं बैठे हों उनको बुलाया था अन, क्योंकि पहले अन लगा हुआ है। अनप्रिजुडिस्ड, प्रिजुडिस्ड का मतलब होता है पहले से ही मान के रखना। तो अनप्रिजुडिस्ड, वेल अवेयर ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशन। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस, पॉइंटलेस स्पेकुलेशन बनाना, एक मन में एक अनुमान लगाना किसके प्रति, डिजीज़ के प्रति, यानी कि ये प्रॉब्लम हुआ है तो इस तरह का एक कंडीशन उस पेशेंट में डेवलप हुआ होगा। और यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन लिख भी रहे हैं कि विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि इसको आप एक्सपीरियंस के आधार पे कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। बी हिज पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, भले उसके सोचने समझने की शक्ति काफ़ी एकदम तगड़ी हो, काफ़ी एक तो उनका जो थॉट प्रोसेस हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी आप इसको एक्सपीरियंस के आधार पे कंफर्म नहीं कर सकते। टेक नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज़, यानी कि जो भी इंडिविजुअल हमारे पास आते हैं उनका जो नोट डाउन करना, उनका नोट बनाना है। एक्सेप्ट, यानी कि वहाँ पे उनका क्या नोट डाउन करना है, उनका मेंटल डेविएशन, उनका फिजिकल डेविएशन, यानी कि उनका मेंटल स्टेट अभी क्या है प्रेजेंट में, उनका फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल डेविएशन क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल एक ढांचा है वो हमारे मेंटल एस्पेक्ट और फिजिकल एस्पेक्ट दोनों से जुड़ा होता है। एक में डेविएशन आएगा, फिजिकल में आएगा तो मेंटल पे प्रभाव पड़ेगा, मेंटल में आएगा तो वो फिजिकल में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे दोनों को, इसका दोनों के नोट्स को बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है ताकि हम एक फर्दर वे ऑफ क्योर पे जा सकते हैं। यानी कि मॉर्बिड फिनोमेना, एक्सीडेंटल सिम्टम्स विच कैन बी परसीव्ड एक्सटर्नली बाय मीन्स ऑफ द सेंस, जिसको हम एक सेंस के माध्यम से ही परसीव कर सकते हैं। जैसे हम बोला 5 सेंस के माध्यम से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसे ही अपने कॉन्सेप्चुअल माइंड के द्वारा हम पेशेंट में क्या डेविएशन हुआ है उसके मैनिफेस्टेशन को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल माइंड के द्वारा, जिसमें हमारा सेंस अप्लाई होता है। डैट इज़ टू से ही नोटिस ओनली द डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ द नाउ डिजीज इंडिविजुअल, यानी कि हमको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है कि जब वो हेल्दी कंडीशन में था, अब वो जब डिजीज़ कंडीशन में है तो उसमें क्या क्या उसके अंदर चेंजेस डेवलप हुए उसको यहाँ पे हमको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। और ये कहाँ से, ये सारे ऑब्जर्वेशन हमको कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहला तो हमको पेशेंट बताएगा, यानी कि प्रॉब्लम उसी को ही है, वो हमको नैरेट करेगा उसको क्या क्या दिक्कत है। उसके अलावा रिमार्क बाय दोज अराउंड हिम, इसके अलावा और कौन बताएंगे, जो उसके अटेंडेंट है, जो उसके साथ में आए, जो उसके साथ में रहते हैं, एंड वो उसको ऑब्जर्व करके बताएंगे। बहुत सारे सिम्टम, जैसे खासकर मेंटल एस्पेक्ट पे अगर जब हमें कुछ बातें जाननी होती हैं तो हम पेशेंट से ज़्यादा हम अटेंडेंट से पूछते हैं कि इसका गुस्सा कैसा है या इसका रोना, इसकी एंजाइटी कैसी है। ये सारी चीज़ अटेंडेंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर बताते हैं, जो उसके अपने खास हैं क्योंकि उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है। एंड लास्ट में ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, लास्ट में इन सारे जो सिम्टम को एक्यूमुलेट करने के बाद, इसको इकट्ठा करने के बाद हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन किसका, एक फिजिशियन का होता है। ऑल दीज परसेप्टिबल साइन रिप्रेजेंट अ डिजीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट, यानी कि जो भी ये परसेप्टिबल साइन जो हमें मिल रहा है ये पूरे डिजीज़ एज अ होल हमको ये बता रहा है, उस होल इंडिविजुअल को ये दर्शा रहा है। यहाँ पे इन सारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर देन हम पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ वहाँ पे फॉर्म करते हैं। पोर्ट्रेट यानी कि एक चित्र तैयार करना, यानी कि उसकी इंटरनल डिरेंजमेंट जो कि डिजीज़ के माध्यम से मैनिफेस्ट हो रहा है उसका चित्रण करना, ताकि हम फर्दर क्योर की दिशा में आगे बढ़ सकें। मेन जो इसका थीम है इस एफोरिज्म का इस तरह का ही है लगभग। अब हम बात करते हैं फुटनोट पे। फुटनोट पे डॉक्टर हैनीमैन ने क्या क्या लिखा है। इसका फुटनोट का जो सबसे पहला ही लाइन है, आई नो नॉट देयर फॉर, यानी कि मैं ये नहीं जानता। यहाँ पे ये डॉक्टर हैनीमैन ये कहना चाह रहे हैं, कोई भी एक फिजिशियन है, जैसे कि मैं अगर फिजिशियन हूँ या कोई ओल्ड स्कूल का या कोई मॉडर्न मेडिसिन का फिजिशियन है, बिना डिजीज़ के सिम्टम को अच्छे से नैरेट किए हुए, बिना डिजीज़ के सिम्टम को समझे हुए कैसे कोई एक वे ऑफ ट्रीटमेंट का निर्धारण वहाँ पे कर सकता है। यानी कि पेशेंट आया, उसके सिम्टम को हमने समझा नहीं, एक मेडिसिन दे दिया जाओ तुम खाओ, उससे कैसे क्योर डेवलप हो सकता है। इससे क्या होगा कि पेशेंट की परेशानी बढ़ेगी। और ख़ासकर ओल्ड स्कूल के टाइम में, पहले के समय में ओल्ड स्कूल में इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इसको आप बोल सकते हैं, वहाँ पे वर्ड है एरोगेंटली, एरोगेंट तरीके से उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, पेशेंट को वे ऑफ ट्रीटमेंट कुछ भी दिया जाता था, पेशेंट की जान भी चली जाती थी।
और कहीं ना कहीं आज की डेट में भी वैसा ही ट्रीटमेंट को अपनाया जाता है। बट अगर आप इसको बोल देंगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुरा लग जाता है। आपने देखा भी होगा, रामदेव बाबा का एक स्टेटमेंट जनरेट हुआ जिससे इतनी सारी मांगें उठ गई कि वो अपने स्टेटमेंट को वापस लें। बट कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट से देखें तो ये चीज़ें सही साबित हो रही हैं और आप इसको डिफरेंट सोर्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्राइमा कॉजा मोडवाई का भी जिक्र है, जिसमें क्या है कि डिजीज़ के प्राइमरी कॉज को ढूंढना, यानी कि कॉज के पीछे ये इमेजिनेशन थ्योरी इतनी ज़्यादा बनाई जा रही थी, ये प्रॉब्लम हुआ तो इसका कॉज ये हो सकता है। इस तरह के कॉज को बस ध्यान में रखा जा रहा था। जो सामने मैनिफेस्टेशन पेशेंट लेके आ रहा है, पेशेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, उस चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। और ये आप 11 फुटनोट में भी आपने देखा था कि मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज। और यहाँ तक कि जब आप कुछ थियोरेटिकल पार्ट को देखेंगे, जैसे आप सिनॉप्सिस ऑफ 6th एडिशन यानी कि 6th एडिशन के इंट्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे, वहाँ भी ये लिखा गया है कि ठीक है वो कॉज तो बनाते थे कि इस बीमारी का ये कॉज हो सकता है, बट उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट उस कॉज के आधार पे भी नहीं होता था। इसका भी जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने वहाँ पे किया है। तो बेसिकली 6 एफोरिज्म का अगर आप पूरे थीम की बात करें या अगर फुटनोट को दोनों को मिला के अगर बात करें, तो कोई भी अगर पेशेंट आता है तो पेशेंट का जो भी डिजीज़ कंडीशन है, डिजीज़ क्यों डेवलप हुआ, उसके कॉज के पीछे क्या कॉज है, उसके मेंटल स्टेट, उसके फिजिकल स्टेट में क्या डेविएशन है, उन सबको यहाँ पे इकट्ठा करने की ज़रूरत है ताकि हम एक यहाँ पे एक पोर्ट्रेट फॉर्म कर सकें, एक चित्रण तैयार कर सकें। देन हम उसको हम वहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा जिस्ट मिला होगा इस एफोरिज्म और फुटनोट से रिलेटेड। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जाएं आप इस फुटनोट को, इस एफोरिज्म को पढ़ें, देन आपका जो कॉन्सेप्ट है टोटली क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैं हमेशा से कहता हूं, जो भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है, जो भी वर्ड अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं, उसको उसी टेक्स्ट बुक में आप पेंसिल के सहारे उसके वर्ड को लिखें। आप जिस वर्ड में समझते हैं, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में लिखें, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश में लिखें, या आपको मराठी, जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ हो जाएगी, आप उस बात को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक समझ ही डेवलप नहीं होती है तो हम उसके प्रति हमारा रुझान नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि हम मोटिवेटेड एंड इनएफेक्टिव। हमें अच्छा लगता है ये चीज़ पढ़ना, बट हम उसको पढ़ नहीं पाते क्योंकि इनएफेक्टिव, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते। हमारे अंदर इच्छा रहती है बट वो हमारा कार्य जो है वो स्वरूप में नहीं आ पाता क्योंकि हमें वो चीज़ समझ में नहीं आता। तो वो समझने का एक ही उपाय है कि इसको आप अच्छे से ट्रांसलेट करें, जो आप वर्ड में जिस वर्ड में समझते हैं उस वर्ड में ट्रांसलेट करें। देन आप फर्दर आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग होगा, आप अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगी तो आप उसको कहीं भी किसी भी टाइम में, रात को सोते समय, सपने में भी आप इसको समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।